सो हेलो डियर स्टूडेंट, इट इज़ जो सरफेस केमिस्ट्री क्लास 12 का यूनिट 5 चल रहा है। फर्स्ट पार्ट अपलोड किए जा चुके हैं। इट इज़ सेकेंड पार्ट ऑफ सरफेस केमिस्ट्री। यहाँ पर आगे हम लोग चेक करेंगे अधिशोषण के अनुप्रयोग। पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा था कि अधिशोषण क्या है। जब कोई भी ठोस सतह पर जब गैसीय अणु या विभिन्न प्रकार के घुलनशील अणु जा कर के जब बैठ जाते हैं उस ठोस की सतह पर, तो उसको हम लोग अधिशोषण बोलते थे। जैसे आप लोगों ने देखा था कि सिलिका जेल क्या करता है कि वायु की नमी को अपने तरफ अवशोषित कर लेता है। और इसी प्रकार से धूल मिट्टी के कण किसी भी ठोस सतह पर जाकर के कलेक्ट होते हैं, उसे हम लोग अधिशोषण कहते हैं। ठीक है, अधिशोषण के देखिए बहुत से मानव जीवन में अनुप्रयोग हैं। यहाँ पर पहला पॉइंट दिया है गैस मास्क। नोट भी कर लेंगे, इन पॉइंटों को, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। देखिए गैस मास्क, कोयले के कारखानों में काम करने वाले जो मज़दूर होते हैं गैस मास्क लगाते हैं ताकि उनके नोजल यानी कि नोज में विषैले गैसों का प्रवाह ना हो, सांस के साथ अंदर ना जाए। ठीक है, इसीलिए वो गैस मास्क आता है। वो क्या करता है कि तमाम जो विषैले पदार्थ जैसे मीथेन है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, उनको अवशोषित माने बाहर ही रोक देता है। या यह कह लें कि गैस मास्क के ऊपरी सतह पर वह ये जो विषैले विषाक्त पदार्थ है वो अधिशोषित हो जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सिलिका जेल। सिलिका जेल अभी हमने बताया कि ये सिलिका जेल होते हैं जो कि तमाम वस्तुओं जैसे औषधियों के जो डिब्बे होते हैं उन पैकेटों में उसको रख दिया जाता है ताकि नमी को अवशोषित कर ले। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है उच्च निर्वात उत्पन्न करने में। देखिए तमाम लेबोरेटरी में, तमाम स्थानों पर हमें उच्च निर्वात की आवश्यकता पड़ती है। तो निर्वात का मतलब कि बिना वायु का अत्यधिक निर्वात उत्पन्न करने के लिए ये चारकोल का प्रयोग किया जाता है, जो कि वहाँ से वायु को हटाने का काम करती है। नेक्स्ट पॉइंट है देखिए बिलियनों से रंगीन पदार्थों को हटाने में। तमाम बिलियन ऐसे होते हैं जिसमें कलर्ड पदार्थ होते हैं, उनको जानता चारकोल की जो झिल्लियाँ होती हैं उसके द्वारा हटा दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है व्याधियों के उपचार में। अनेक औषधियाँ कीटाणुओं को अवशोषण द्वारा मारने में प्रयुक्त की जाती हैं। बहुत सी ऐसी औषधियाँ होती हैं जो कीटाणुओं को क्या करते हैं, अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं, अधिशोषित कर लेते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट है झाग प्लवन विधि। देखिए चीड़ या तारपीन का जो तेल होता है उस अशुद्ध विलयन में प्रवाहित कर दिया जाएगा जिसमें तमाम प्रकार की अशुद्धियाँ होती हैं। तो उन अशुद्धियों को ये चीड़े और तारपीन का तेल क्या करता है, अपने साथ खींच लेता है और झाग बना करके उसको अलग कर देता है। तो ये तमाम अधिशोषण के अनुप्रयोग हैं, इनको आप नोट कर लें अच्छे से। और नेक्स्ट पॉइंट है कोलाइड। देखिए कोलाइड क्या है? कोलाइड एक विषमांगी तंत्र होता है। विषमांगी तंत्र का मतलब कि ये उस विलयन में पूरी तरह से घुल नहीं पाता। जैसे हम लोग पानी में जब चीनी को घोलते हैं तो क्या घुल जाने के बाद चीनी दिखाई देता है? नहीं, चीनी हर एक पार्टिकल्स में पानी के अंदर समाहित हो जाता है हर जगह, तो उसको समांगी बोलेंगे। लेकिन विषमांगी ऐसा है कि आधा घुले आधा दिखाई दे, तो ऐसे सिस्टम को हम लोग विषमांगी तंत्र तक। कोलाइड क्या है? कोलाइड एक विषमांगी तंत्र होता है जिसमें एक पदार्थ जो होता है बहुत बारीक होता है और किसी दूसरे माध्यम में वो छिपा रहता है। ठीक है, दूसरे माध्यम में घुला रहता है या तैरता रहता है, जिसे हम लोग परिक्षेपित माध्यम भी बोलते हैं। ठीक है, जैसे आपने देखा कि फैट के जो कण होते हैं, दूध के जो कण होते हैं, वो पानी में तैरते रहते हैं। ठीक है, तो एक प्रकार का कोलाइड है। या ये देखे हैं कि धुएं के जो कण है हवा में किस प्रकार से तैरते हैं, ये एक तरह से कोलाइड है। उसी तरह से कोहरा भी एक कोलाइड है। ठीक है, तो
कोलाइड एक विषमांगी तंत्र होता है जो कि एक बहुत बारीक कण किसी दूसरे माध्यम में वो तैरते रहते हैं। या कोलाइड कह लें कि कोलाइड ऐसे पदार्थ होते हैं जो सरलता से वाटर में न घुले, ठीक है, और घुल भी जाते हैं तो पूरी तरह से मिक्स नहीं हो पाते या समांगी विलयन नहीं बनाते, ठीक है। और अगला खासियत है कि यदि चर्म पत्र से इनको अलग किया जाए तो ये अलग भी नहीं होते, विसरित भी नहीं होते हैं, ठीक है। चर्म पत्र एक फिलामेंट होता है जिसमें से कि एक विलयन आसानी से उस चर्म पात्र से दूसरी तरफ प्रवाहित हो जाता है। जैसे मानव की हम लोगों की जो त्वचा है यह भी एक चर्म पात्र की तरह काम करता है, या पशुओं के जो त्वचा है, ठीक है। तो एक ऐसा फिलामेंट पार्चमेंट पेपर होते हैं जिससे कि एक सॉल्यूशन दूसरे की तरफ प्रवाहित होने लगते हैं, या एक सॉल्यूशन के जो अवयव हैं वो दूसरे तरफ प्रवाहित होते हैं या फिर रुक जाते हैं, ऐसी सिस्टम। तो कोलाइड ऐसे पदार्थ होते हैं जो सरलता से जल में नहीं घुलते, जैसे गोंद है, स्टार्च है, ये जल्दी नहीं घुल पाते। या यह कह लें कि जो कोलाइड होते हैं इनकी जो साइज होती है 1 और 1000 नैनोमीटर के बीच में होती है। 1 से लेकर के 1000 नैनो या 10⁻⁹ से 10⁻⁶ मीटर तक इनकी साइज होती है, याद रखिएगा कोलाइड, करेक्ट। अब अगला पोर्शन में अब चलेंगे कोलाइडों का क्लासिफिकेशन। देखिए कोलाइड जो परिक्षिप्त प्रवस्था है और परिक्षेपण माध्यम के आधार पर कोलाइड निम्नलिखित 2 प्रकार के होते हैं मुख्यतः, परिक्षिप्त प्रवस्था और परिक्षेपण माध्यम। अभी बताया ना कि जो जिनकी मात्रा कम है या बहुत बारीक कण के रूप में दूसरे में जिसकी मीडियम या मात्रा अधिक होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं परिक्षेपण माध्यम। जैसे हवा में यदि कुहरा के कण मौजूद है तो हवा हमारा परिक्षेपण माध्यम कहलाता है, और कुहरा क्या है, परिक्षिप्त प्रवस्था है। तो इस आधार पर 2 प्रकार के कोलाइड होते हैं। नंबर 1 आपके सामने है द्रवरागी या द्रव स्नेही कोलाइड। नाम देखिए लिखा है द्रवरागी या द्रव स्नेही। द्रव स्नेही का मतलब कि ऐसे कोलाइड जो द्रव से प्रेम करते हों, यानी द्रव में घुल जाते हों, द्रव को चाहते हों, ठीक है। ऐसे कोलाइड जो द्रव में आसानी से घुल जाते हैं उसे हम लोग बोलते हैं द्रवरागी कोलाइड, ठीक है। तो जैसे स्टार्च है, गोंद है, प्रोटीन है, ये सब क्या होते हैं, ये घुलने लगते हैं, कुछ देर के बाद जल में घुल जाते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं द्रवरागी कोलाइड। और दूसरा होता है द्रव विरोधी कोलाइड। कुछ ऐसे भी पदार्थ होते हैं जो कि द्रव में आसानी से नहीं घुलते, इनको हम लोग बोलते हैं द्रव विरोधी कोलाइड, ठीक है। जैसे तमाम छोटे छोटे धातुओं के कण हैं, ये द्रव में नहीं घुल पाते, तो इनको या घुलते हैं तो बहुत कम मात्रा में, इन्हें हम द्रव विरोधी कोलाइड कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट स्कंदन या अवक्षेपण, जिसको कोगुलेशन बोलते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए स्कंदन क्या है, कोगुलेशन क्या है। द्रवरागी साल का जो अस्थायित्व होता है, स्टेबिलिटी जो होती है, कोलाइडी कणों पर आवेश के कारण होती है। द्रवरागी माने द्रव से प्रेम करने वाले जो साल होते हैं, विलयन, ऐसे कोलाइड जो कि द्रव में आसानी से घुल जाते हैं, भी आप लोगों ने देखा। तो द्रवरागी साल का जो स्टेबिलिटी होती है कोलाइडी कणों पर आवेश के कारण होती है। यदि किसी प्रकार से यदि उस आवेश को हटा दिया जाए तो एक कण दूसरे के समीप आकर के स्कंदित होने लगता है, अर्थात नीचे बैठने लगता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोगुलेशन या स्कंदन बोलते हैं, करेक्ट। देखिए होता क्या है, जैसे कोई मान लीजिए कोई डस्टेड वाटर है जिसमें धूल मिट्टी के कण जल में तैर रहे हों या जल में मिले हों, तो कोलाइडी हो गया। लेकिन यदि उसमें हम फिटकरी डाल दें तो क्या होगा, थोड़ी देर में वो जो कण धूल मिट्टी के हैं वो नीचे बैठने लगते हैं, ठीक है। तो इस प्रक्रिया को हम लोग स्कंदन बोलते हैं। जैसे दूध में अब फिटकरी डाल दें या नींबू डाल दें तो वो स्कंदित होने लगता है, नीचे बैठने लगता है। तो कहने का आशय है कि जो भी विलयन है, कोलाइडी विलयन है, यदि वो कोलाइड इसलिए होता है क्योंकि उसमें एक आवेश होता है, आवेश के कारण। आवेश का मतलब उसमें कोई धन आवेश रहेंगे या तो फिर ऋण आवेश की मात्रा ज़्यादा होगी, ठीक है। तो किसी प्रकार से यदि उस आवेश को हम ख़त्म कर दें, यदि
वह जो हम विलयन लिए हैं, मान लीजिए उस विलयन में जो भी हम विलयन लिए हैं उस विलयन में ऋणायन की मात्रा अधिक हो तो धन आवेश उत्पन्न करके उसको उदासीन किया जा सकता है, जिससे क्या होगा, वो जो कण है नीचे पेंदी में बैठने लगते हैं कोलाइडी कण, इसको हम लोग बोलते हैं कोगुलेशन या स्कंदन। नेक्स्ट हेडिंग है हार्डी-सुल्जे नियम, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। देखिए वैज्ञानिक का नाम था हार्डी-सुल्जे ने, उन्होंने जो रूल दिया था कोलाइडी विलयनों से संबंधित, उस नियम को हम लोग हार्डी-सुल्जे कहते हैं। उनके अनुसार होता क्या है कि विपरीत आवेशित आयन की संयोजकता जितना अधिक होती है कोलाइडी विलयनों के लिए उसकी जो स्कंदन क्षमता होती है उतना ही अधिक होता है। विपरीत आवेशित आयन की संयोजकता बता रहा है, यानी कि आयन की जिक्र कर रहे हैं। जैसे कोई कोलाइडी विलयन है, यदि वह ऋणायन है तो हम ऐसा करें कि इसमें धनायन आवेश उत्पन्न कर दें, जिससे कि उसका स्कंदन होने लगे, यानी पेंदी में नीचे बैठने लगे। ठीक है, तो उन्होंने ये बताया कि जो आवेश है उसके विपरीत आयन की संयोजकता अधिक होनी चाहिए। ठीक है, उसकी ताकि उसका स्कंदन हो सके। अर्थात होता क्या है कि जो भी हम विलयन लिए हैं तो उसमें हम ऐसा कोई वैद्युत अपघट्य पदार्थ मिलाएं जिसका जो आयन हो विपरीत होना चाहिए। जैसे ये जो हम कोई सॉल्यूशन लिए हैं, यदि यह ऋणायन हो तो हम जो इसमें वैद्युत अपघट्य विलयन डालेंगे ताकि वह उदासीन हो जाए, वह धनायन डालेंगे उसके विपरीत। ठीक है, जिसकी संयोजकता क्या होती है, अधिकतम होनी चाहिए। ठीक है, जो उसकी वैलेंसी हो, संयोजकता हो, अधिकतम होनी चाहिए। यही जो नियम कहलाता है वो हार्डी-सुल्जे का नियम है। ठीक है, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कोई एक सॉल्यूशन लिया गया है इस कंटेनर में, और जिसका कि चार्ज क्या है, ऋणायन है। तो इसमें हमें कोई धन आवेश मिलाना पड़ेगा ताकि धनायन और ऋणायन क्या हो जाए, न्यूट्रल हो जाए, और हमारा जो सॉल्यूशन है वो स्कंदित होने लगे, यानी पेंदी में नीचे बैठने लगे। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पर कुछ एग्जांपल दिए गए हैं। जैसे मान लीजिए एल्युमिनियम पर कितना चार्ज होता है, 3+ होता है, इसका संयोजकता 3+, मैग्नीशियम का 2+, और सोडियम का 1+। तो इसमें कौन, ये तीनों पदार्थों में कौन इसमें ज़्यादा मिला दिया जाए, जबकि माइनस है, 3- है, किस संयोजकता के हम पदार्थ को या विद्युत अपघट्य को इसमें मिला दें कि वह क्या हो जाए, उदासीन बन जाए। ठीक है, उदासीन कब बनेगा, जब इसके 3 ऋणायन क्या हो जाए, वो न्यूट्रल हो जाए, इसको काट दे, 3 धनायन प्रयोग कर दिया जाए। जैसे यहाँ पर मैग्नीशियम 2 देख रहे हैं, इसमें यदि मैग्नीशियम 2 डालेंगे और एक सोडियम भी डालना पड़ेगा, तो 2 1 3, और सीधे यदि एल्युमिनियम 3+ डाल दें तो आराम से न्यूट्रल हो जाएगा। ठीक है, स्कंदित होने लगेगा। तो सबसे ज़्यादा पावर इन तीनों में से एल्युमिनियम 3+ का होगा। करेक्ट। So student, thank you. Next point in the next video.